ओके सो यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं क्योंकि आपके जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है दीज आर थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द मे बी 9th और 10th स्टैंडर्ड, सो वी कैन नॉट हैव देम इन द सेम सिंपल फॉर्मेट। ठीक है, तो जैसे अगर आप समझिए यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ई आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे। यूनिट वेक्टर मतलब समझ में आता है एक वेक्टर का वैल्यू अलोंग दिस डायरेक्शन ई आई कैप है। ठीक है, ई आई कैप है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये ई आर है। तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका अगर हमने वेक्टर सिलेक्ट किया है, क्योंकि क्या यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है? डेफिनेटली यस, क्योंकि इंसिडेंट रे का एक डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे का एक डायरेक्शन है। सो कैन वी गेट देम कन्वर्टेड इनटू वेक्टर फॉर्मेट? यस वी कैन। ठीक है, कोई भी चीज जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसका डायरेक्शन हो कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर फॉर्मेट। तो ये समझ लो आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये भाई साहब यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ई आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे, ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, लेट टी बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये आपका टी यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। तो एन आपका यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब ऊपर की तरफ नॉर्मल। ये आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ओके, तो अभी आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल थीटा। ठीक है, ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? ई आई की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पे, ई आई जो यूनिट वेक्टर है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ई आई आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, कोई भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? देखो समझ लो अगर कोई आपका वेक्टर है, लेट्स से एक वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ पे थीटा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा। इस वेक्टर को अभी तो चाहे तुम भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से देखो ई आई कैप है, ध्यान से देखना, ये ई आई कैप जो है वो किस तरफ है? इस तरफ। तो आपका ये वाला डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऐसे। ठीक है, और ये वाला डायरेक्शन आपका किस तरफ होगा? इस तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव की नेगेटिव? ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अभी आते हैं हम भाई साहब इस थीटा पे। ये आपका आई का वैल्यू कितना है? थीटा। अभी आप वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? देखो ई आई नॉट कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो दिस विल बी माइनस कॉस थीटा इंटू एन कैप। एन आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वाला माइनस क्यों हुआ, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखो, ई आई यहां पे थीटा, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? ई आई कॉस थीटा। लेकिन ये ई आई कॉस थीटा किस तरफ है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए ये माइनस कॉस थीटा हो गया। यूनिट वेक्टर ई आई की वैल्यू 1 होगी भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहां पे हो गया आपका 1 कॉस थीटा, और ये हो गया आपका एन कैप, ये आपका हो गया एन कैप। दिस विल बी बेसिकली एन कैप। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे ई आई कैप है और ये साइन थीटा है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है? टी कैप है। देखिए यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर आ गया टी कैप। तो इसका मतलब आप ई आई यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा टी कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी तरह से भाई साहब अगर आपको ई आर लिखना है तो ई आर किस तरफ है? इस तरफ है। तो अभी इसका कितना है भाई साहब? थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा? ई आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ई आर साइन थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों में भी देखो पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो ई आर कैप को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन आपका यूनिट वेक्टर क्या है? टी कैप। ठीक है, तो साइन थीटा टी कैप, और भाई साहब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा के डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या है? वाई डायरेक्शन में आपका एन कैप है, यहां पे आपका साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? वाई एक्सिस में इसको ये समझ में आ गया? चलिए इसमें आते हैं, ये ई आर है, इस तरफ है। ठीक है, ये कितना है? थीटा है। थीटा क्यों है? क्योंकि आई और आर बराबर होता है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ओके, अभी इसको रिजॉल्व करो। इसका मेरा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई आर कैप साइन थीटा होगा कि नहीं? नहीं,
यहां पे देखो, जिस जो लग के जाता है, डायरेक्शन में मत जाओ, जो लग के जा रहा है वो कॉस थीटा होगा, जो थीटा के ऑपोजिट वाले एडजेसेंट साइड में वो साइन थीटा होगा। यहां पे जो लग के जा रहा है वो कॉस थीटा होगा, और जो थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो साइन, ये सही है, ठीक है। जो भाई साहब इसके साथ लगा हुआ है एंगल थीटा, तो इसके डायरेक्शन में कॉस थीटा होगा। देखो इसके साथ थीटा लगा हुआ है ना, तो ये कॉस थीटा हुआ। अगर मैं इस थीटा को यहां पे कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा मैंने इधर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल। ये आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका वेक्टर है उसके साथ में जो एंगल थीटा है वो वाला हमेशा कॉस थीटा होगा, और ये वाला हमेशा साइन थीटा होगा, रिजॉल्विंग बाय रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये समझ में आया अभी, क्या ये समझ में आ रहा है, ई आर, ओके। तो अगर मैंने इससे इसको माइनस किया, वेक्टर से वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, तो वेक्टर से ये वेक्टर माइनस होगा, ई आर कैप माइनस ई आई कैप, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपके आईआईटी और नीट में और प्लस बोर्ड्स में भी आपके इस तरीके के सवाल बनेंगे। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला भाई साहब साइन और मतलब आई और आर क्या बराबर होते हैं, आपका ये सब भाई साहब आपने 8th स्टैंडर्ड में फिनिश किया है। सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव द सेम डिमेंशंस टू क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक, द डायमेंशंस आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। आपने भाई साहब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एन का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा होता है, के एल एम में ऑर्बिट्स होते हैं। अभी आप देख रहे हो भाई साहब पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू चेंज। आपने पहले भाई साहब बोला था कि इलेक्ट्रॉन का एक ही एड्रेस होता है जिसको अपन बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 से या n इज इक्वल टू 2 से। अभी आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन के 4 एड्रेसेस होते हैं, एक भाई साहब एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। सो डायमेंशंस ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इज इट, यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ई आर माइनस ई आर कैप माइनस ई आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन माइनस यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन। तो कर लो भाई साहब, यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 cos थीटा n कैप, आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम ये ई आर कैप माइनस ई आई कैप विल बी इक्वल टू 2 cos थीटा n कैप। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अभी यहां पे देखो ई आई इंटू एन अगर हम करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, a इंटू बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपका भाई साहब क्या है, ई आई है, ठीक है। ई आई को, ई आई के बीच में देखो, जब आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, तो आपको ध्यान देना है, स्केलर प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब दोनों भी वेक्टर्स ऐसे जाएं, एक पॉइंट से ऐसे, ये आपका थीटा है, ठीक है। दोनों वेक्टर्स जब ऐसे जाएं तभी आप इसका भाई साहब निकाल सकते हैं। यहां पे कैसा, ये वाला वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है, और ये जो एन वाला वेक्टर है ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, एन वाला वेक्टर ऊपर जा रहा है ऐसे, ये तो ऐसे नहीं हो सकता, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सटेंड दिस। अब भाई साहब हो सकता है देखो ऐसे, तो ये वाला वेक्टर इस तरफ है, एन वेक्टर, और इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो ये इस तरफ आएगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा वो आपको डिटरमिन करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? स्केलर प्रोडक्ट में भाई साहब देखो, ध्यान से देखना, स्केलर प्रोडक्ट में ये इसके शागिर्द होंगे, तूने ही बनाए रखा होगा, तूने स्टार्ट किया इधर।
ओके सो भाई साहब यहां पे अगर आप देखोगे हाउ विल वी कम टू दिस, तो यहां पे दिस इज बेसिकली हाउ मच आपका देखो ई आर माइनस, तो आपका कितना एंगल हो जाएगा, देखो यहां पे आपका ई आई इधर से आ रहा था, ठीक है, ये भाई साहब आपका नॉर्मल था, ये था भाई साहब आपका, ये हो गया ई आई कैप, ये हो गया आपका ई आर कैप जो इस तरफ जा रहा है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है जो इस तरफ है, ठीक है। अगर मुझे ई आई कैप इंटू एन कैप करना है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ई आई का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। लेकिन ये कॉस ऑफ द एंगल आप तभी ले सकते हैं जब आपका भाई साहब ये एक डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है, ऐसे अगर वेक्टर्स होते हैं कोई भी, मतलब ऐसा, मतलब यहां से हेड टू, ये टेल टू हेड, ये हो गया टेल टू हेड, यहां पे भाई साहब आपका थीटा, ठीक है क्लियर है। तो यहां पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1, मैग्नीट्यूड 1 है, इसका कितना हो जाएगा 1, और यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ये इनके बीच का एंगल है, ठीक है, तो ये आपका एंगल कितना है थीटा का, ये आपका एंगल है थीटा, तो आपको बेसिकली ई आई को एक्सटेंड करना है, तो नाउ यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द एंगल, दिस एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी एन वेक्टर और ये हो गया आपका ई आई वेक्टर, तो ये वाला एंगल, अभी ध्यान से देखो ये वाला पूरा एंगल 180 का है, जिसमें से आपने थीटा को माइनस कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा को आप पाई माइनस थीटा लिख सकते, क्लियर है, ओके। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा, cos pi minus theta is equal to minus cos theta, why, because it lies in the second quadrant, ठीक है, जहां पे आपका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ई आर माइनस ई आई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका भाई साहब माइनस कॉस थीटा, तो ई आर माइनस ई आई यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 2 ई आई इंटू एन, अभी यहां पे देखो ई आई इंटू एन का वैल्यू कितना आया है, माइनस कॉस थीटा आया है, और ई आर माइनस ई आई की वैल्यू कितनी आई है, 2 कॉस थीटा एन, तो इस कॉस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अगर मैंने यहां पे देखो ई आर माइनस ई आई कर दिया, तो यहां पे माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, ई आई इंटू एन, ये है आपका माइनस कॉस थीटा, अगर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस ई आई इंटू एन, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू, तो ई आई इंटू एन, ये 2 की जगह पे आपने 2 लिखा, ठीक है, माइनस ई आई इंटू एन, तो ये हो गया देखो माइनस ई आई इंटू एन, और इस 2 की जगह पे 2 लिखा और ये एन, ठीक है, सो आपका ई आर कैप माइनस ई आई कैप इज इक्वल टू माइनस 2 ई आई कैप इंटू एन कैप, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ER, that is unit vector in the direction of reflected ray, minus EI, that is unit vector in the direction of incident ray, it will be equal to minus 2 times of EI, that is unit vector in the direction of incident ray, into n unit vector in the direction of outward normal into n, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो ER माइनस EI इज इक्वल टू -2, इसको भाई साहब लिख लीजिए, ER cap minus EI cap, this will be minus 2 EI into n to n cap, ठीक है, ER minus EI cap will be equal to minus 2 EI cap into n cap,
हो गया, डन डन डन। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे यही वाला सवाल है आपका। यहाँ पे सवाल पूछा गया था, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। और होमवर्क किसने किसने किया है? नहीं, 4 क्वेश्चन हुए हैं, अटेम्प्ट ही नहीं किया है, कुछ भी नहीं समझा, बक कुछ भी नहीं समझा। किया कितना किया, 2-3 क्वेश्चन हुए, अच्छा ऊपर से गया। ओके, थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत में थोड़ा कितना होता है आपका? अरे किया ही नहीं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, अटेम्प्ट किया था। शर्मा जी लाइफ चिल है यार तुम लोग की। ओके देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर। तो आपका भाई साहब ये इंसिडेंट रे का वेक्टर है, ई आई कैप है, ठीक है, ई आई कैप भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर। तो ये वेक्टर है, पूरा पूरा वेक्टर है, ई आई कैप नहीं है, ये पूरा पूरा वेक्टर अगर आप देखोगे तो ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अरे भाई साहब अगर कोई वेक्टर होता है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है रे? यूनिट वेक्टर होता है इस वेक्टर का क्या, ए वेक्टर अपॉन इसका मॉड, है ना, इसका मॉड, क्योंकि आपका ए जो वेक्टर होता है वो होता है मॉड इनटू यूनिट वेक्टर। तो भाई साहब अगर हम यूनिट वेक्टर को निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे भी आपका ये वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ई आई कैप, ठीक है, वेक्टर द एंटायर वेक्टर दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन इसका मॉड कितना हो जाएगा? मॉड वैल्यू बचे बताइए, मतलब ई आई कैप का जो है मॉड, ठीक है, सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन यहां पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो आपको ई आई मिल गया, ठीक है, ई आई की वैल्यू मिल गई। और यहां पे द नॉर्मल ऑन द इंसिडेंस पॉइंट इज अलोंग दिस। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है आपकी? ये नॉर्मल मतलब वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2, ठीक है। तो नॉर्मल आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल दिस अपॉन, बताइए, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कितना हो गया? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2 अपॉन नॉर्मल कितना हो जाएगा यहां पे? दिस विल बी आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस, यहां पे बताइए नॉर्मल का वेक्टर क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना भाई साहब, यहां पे देखो आई कैप बाई 2 है प्लस जे कैप बाई 2 है, मतलब 1/2 आई कैप है प्लस 1/2 जे कैप है, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा? नॉर्मल का यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो आई कैप प्लस जे कैप का स्क्वायर, जैसे यहां पे आपने क्या किया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया है, तो इसका ए कितना होगा? 1/2 और बी कितना होगा? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4, दैट विल बी हाउ मच? 2/4, दैट विल बी इक्वल टू 1/√2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो आपका नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, तो आपका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 2 अपॉन ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना, कौन सा? हाँ वही कर रहा हूं यहां पे, देखो आई प्लस जे, ये आपका वेक्टर हो गया ना, दिस इज बेसिकली द वेक्टर। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कितना होगा? व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर? हाँ, आई प्लस जे अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी आई प्लस जे अपॉन √2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई प्लस जे अपॉन √2 हो गया। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा? अभी अभी आपने पढ़ा, देखो, यूनिट वेक्टर ई आई कैप माइनस ई जे कैप इज इक्वल टू -2 ई आई कैप इंटू एन कैप, और बाहर भाई साहब आपका एन कैप, यही पढ़ा ना, ठीक है। ई, तो आपका ई आर कितना हो जाएगा? सॉरी ये ई आर है, ठीक है। तो ई आर भाई साहब कितना हो जाएगा? इसको इधर ले लो, तो ये हो गया आपका ई आई कैप माइ, ये प्लस 2
ई आई कैप इंटू एन कैप इज इक्वल टू ई आर कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ई आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी देखो यहाँ पे ई आर कैप की वैल्यू हो गई ई आई कैप, ये प्लस होगा भाई साहब, -2 कहीं लिखी हुई, हाँ ई आर, चलिए यहाँ पे -2, अच्छा यहाँ पे -2 था ना, ठीक है। तो अगर आपको ई आर करना है तो उसको इधर टेकेला हमने, तो ई आई कैप -2, ठीक है। चलिए तो दिस विल बी बेसिकली -2, दिस विल बी -2, ठीक है। सो ई, ये हो गया आपका ई आई कैप, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस -सी के कैप अपॉन ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर ई आई कैप, -2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। अभी देखो इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसके साथ, ध्यान दो यहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भाई साहब। देखो क्या ये समझ में आ रहा है? इज दिस अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तक हमने डिराइव किया हुआ है। अभी देखो ई आई कैप -2 ई आई कैप इंटू एन कैप, ठीक है। ध्यान दो यहां पे ई आई कैप की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी? ई आई कैप की वैल्यू थी ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये था भाई साहब आपका वैल्यू। वैल्यू आपने 2 डाला यहाँ पे, ई एन इंटू ई, तो ई आपका भाई साहब ये हो जाएगा, दिस विल बी आपका ई कैप दैट इज ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब इसका यूनिट वेक्टर। सो ये यूनिट वेक्टर इंटू आई प्लस जे इंटू 2, ठीक है। तो आप करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपका वैल्यू आएगा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। ओके यहां पे देखो 2 प्लेन मिरर्स हैं M1 और M2। कल अपन प्लेन मिरर्स ले रहे थे और उनके बीच में एंगल को कंसीडर कर रहे थे विच इज बेसिकली थीटा। तो यहां पे भी देखो 2 प्लेन मिरर्स हैं M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। अ लाइट रे इंसिडेंट, यहां पे एक लाइट रे है इंसिडेंट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द सरफेस मिरर M2। ये एक लाइट रे है विच इज पैरेलल टू सरफेस मिरर M2, ठीक है। एंड इंसिडेंट ऑन मिरर M1। अब भाई साहब यहां पे मिरर M1 पे ये पहले स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। What should be the value of theta so that the light ray retraces its path after the third reflection? तो थर्ड रिफ्लेक्शन कब होगा? इधर से आया और ये, दिस विल बी द थर्ड रिफ्लेक्शन। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद ये अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहा है? रिट्रेस कर रहा है। चलिए चलिए इस सवाल को करना है भाई साहब, ट्राई तो कीजिए फटाफट। डायग्रामेटिक सवाल है भाई साहब। अगर अपन ने यहां पे इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? नहीं। ये वाला एंगल भाई साहब कितना है? थीटा, ठीक है। अभी ये वाला एंगल आपका थीटा है और ये समझ लीजिए आपका हो गया मिरर, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ मिरर। यहाँ पे 2 मिरर्स हैं विच आर बेसिकली केप्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। ओके अभी आपका आया भाई साहब ये रे, दिस इज बेसिकली द रे। समझ में आता हूं शर्मा जी? ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों? तो पैरेलल होने से। ओके एक बार में ही बोलो ना भाई साहब, इतना पूछवा कह रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका थीटा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स समझ में आ रहा है ये? ओके अभी हमको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है? क्या करना है रिफ्लेक्टेड रे को निकालने के लिए? नॉर्मल। अच्छा साइन लैंग्वेज बड़ा यूज करते हैं भाई साहब आप, ठीक है। सारी चीजों को साइन लैंग्वेज से ही समझाना है जीवन में।
लड़की को प्रपोज कैसे करेगा भाई साहब? आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू, ऐसा सेहरा बांधते बांधते बारात निकल जाएगी भाई साहब। ओके, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा भाई साहब? ऐसे जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? सब सार्वजनिक है। तो अभी आपको क्या चाहिए? छतरी? हाँ, तो ये वाला बड़ा वाला छतरी है, वही लेके जाइए। वो भी चला गया। गरीब की छतरी कौन ले गया भाई साहब? है नहीं है ना? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, ये थीटा है, ये एंगल, ये वाला भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे। ओके, मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्या बात कर रहा है? क्यों? नहीं, एक मिनट, हाँ, क्यों? तुम वही जयदेव कर रहे हो भाई साहब। सब लोगों ने बोला 90 माइनस थीटा, तुम भी बोल दिया भाई साहब 90 माइनस थीटा। आप बताओ क्यों 90 माइनस थीटा? रुको, नहीं, आज तो इनसे ही पाला पड़ा है हमारा। क्या ऑपोजिट एंगल्स? कुछ भी पका रहा है तू। वो च्युइंगम ही है कि कुछ और है? कुछ सर देखो, चलो जल्दी बताओ। तो मैं पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तुमने बताया क्यों? अरे 90 माइनस थीटा तो ये हुआ ना, तो ये 90 माइनस थीटा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बराबर होता है। ये वो होता है, वो ये होता है, पता नहीं क्या क्या। 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर? थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब एक चीज आपका क्लियर है कि देखो दो टाइप के एंगल्स बनते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, चढ़ता हुआ एंगल। ठीक है, चढ़ता हुआ एंगल मतलब क्यों? देखो ये वाला, अगर ये वाला आपका एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ग्रेजिंग एंगल क्या होगा? 90 माइनस आई। समझ में आ रहा है? और जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, वैसे ही आपका ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा। क्यों? बस अब देखो, ये थीटा है और ये थीटा है। ये आपका एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एक्चुअल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा। तो ये ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन हो गया, विच इज थीटा। ठीक है, मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको अपन बोलेंगे ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे है और ये मिरर का सरफेस है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन ये वाला एंगल क्या होगा? ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर वी क्लियर? जस्ट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, so grazing angle of incidence will be equal to grazing angle of reflection. Are we clear to this one people? हम समझ में आता? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा। क्लियर है? अभी आते हैं हम इस, तो ये हमारा पहला वाला रे था, इसका हमने भाई साहब निपटारा कर लिया। ये इंसिडेंट रे है, ये भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये यहां पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और स्ट्राइक करने के बाद भाई साहब रिफ्लेक्ट होगा। ये थोड़ा सा भाई साहब नॉर्मल करने में थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी हमको, तो इसमें थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये ऐसे जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? ये ऐसे स्ट्राइक कर रहा है इसको। क्लियर है? ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आता? ठीक है, ओके। तो अभी मुझे बताओ, यहां पे अगर पाथ को रिट्रेस करना है, देखो इस सवाल को पढ़ो। टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, सो ऑब्वियसली दिस इज M1 and this is M2. Two plane mirrors M1 and M2 are inclined at an angle of theta. ठीक है, a light ray incident traveling parallel to
M2, तो ये पैरेलल टू M2 है, एंड इंसिडेंट ऑन M1, ये भाई साहब इंसिडेंट ऑन M1, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर द थर्ड रिफ्लेक्शन। ये आपका हो गया भाई साहब पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा रिफ्लेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन हैपेंस एट दिस पॉइंट, सेकेंड रिफ्लेक्शन हैपेंस एट दिस पॉइंट, थर्ड रिफ्लेक्शन हैपेंस एट दिस पॉइंट। कब आपका रिफ्लेक्शन में रिट्रेस होता है पाथ? आपको मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है? तो आपका भाई साहब अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस जीरो हो जाए तो रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी प्लेन मिरर पे भाई साहब, अगर किसी भी प्लेन मिरर पे कोई एक ऐसे नॉर्मल रे आ रही है तो वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, मतलब इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन भी आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जिस रास्ते वो आया है उसी रास्ते वो वापस जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। तो अगर ये फिनोमिना इस पॉइंट पे होना है, अगर ये फिनोमिना इस पॉइंट पे होना है तो ये गया ऐसे और इसी रास्ते ये वापस आएगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। देखो यहां पे पूछा गया है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे अपना रिट्रेस कर रहा है पाथ, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि अगर ये आपका इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर आपने इसको इंसिडेंट बना दिया तो ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। अभी अगर ये वापस आ रहा है तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, वापस आ रहा है तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। मतलब जिस रास्ते लाइट आया था उसी रास्ते लाइट वापस जा रहा है। ये फिनोमेना पहली बात समझ में आ रही है, ठीक है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यही बोलता है कि अगर आपका भाई साहब जिस रास्ते लाइट गया है अगर उसी रास्ते वापस आ रहा है तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था अगर वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है तो ये ऑब्वियसली आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे स्वैप हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। चलिए अभी हम इसको देखते हैं भाई साहब। यहां पे ये वाला भाई साहब देखो, ये वाला एंगल, तो अभी आओ इस पे, ये आपका देखो नॉर्मल है, ठीक है, और ये भी आपका कितना है? 90 डिग्री है। ध्यान से देखो, ये वाला आपका 90 डिग्री है कि नहीं? तो ये वाला भी आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इसको z मानते हो तो ये कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी ऑल्टरनेट एंगल, है ना? ये वाला एंगल, तो इसका मतलब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ओके। और इसको ऐसे भी देख लेते हैं भाई साहब। देखो यहां पे आपका ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 90 है कि नहीं? ऑब्वियसली ये 90 हो गया। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्लियर है? ओके। चलिए ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। वेरी गुड। चलिए भाई साहब ये थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका? थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 2 थीटा, ये हो गया। इस ट्रायंगल पे आ जाओ भाई साहब, अभी इस ट्रायंगल पे ये थीटा और थीटा क्यों हुआ समझ में आ रहा है क्या? देखो भाई साहब ये 90 है, ठीक है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है। ध्यान दो, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और इसमें इसका वैल्यू 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? थीटा। क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। बिकॉज 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज गोइंग टू गिव यू 90, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? दिस विल बी थीटा। और क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या इस तरफ से एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आपका लाइट रे रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये थीटा है। अगर ये वाला रे नॉर्मल के साथ थीटा बना रहा है तो ये वाला रे नॉर्मल के साथ थीटा बनाएगा, मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? 2 थीटा हो गया भाई साहब, ये हो गया थीटा, ये हो गया 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 90, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 180। कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में। ध्यान से देखो, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। क्लियर है? ओके। तो यहां पे हो गया आपका 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30। पूरा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पे ये सवाल है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पे सवाल है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम सो यहां पे आपसे पूछा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि भाई साहब ये अपना पाथ रिट्रेस करे। What should be the value of theta so that it retraces its path? So the value of theta has to be 30 degrees. Are we clear to this one people? समझ में आता? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अरे यार
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा और ये थीटा और ये 90, तो इसके हिसाब से आपका भाई साहब थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ओके ओके ओके। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी is placed at a distance L in front of the center of a width D। आपका भाई साहब ये मिरर है छोटा सा, इसका भाई साहब कितना है, लेंथ D है। इस पॉइंट सोर्स ऑफ, मेरा आपको होमवर्क देने का मतलब ये था कि आप अगर इसको अटेम्प्ट करते थे तो कहीं ना कहीं तक तो पहुंचते थे, खारगर तक पहुंच जाते थे, आपको कामोटे तक हम खींच लाते थे, लेकिन आपको करना ही नहीं है। अरे ठीक है, तो आप अगर इसको थोड़ा सा भी, कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम भाई साहब, तब तो ये जर्नी पूरी होगी, वरना तो राम भरोसे है। ठीक है, बट इफ यू डोंट अटेम्प्ट देन देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि आप कहीं तक तो यार, इतने तक तो ट्राई किया था मैंने, इसके बाद भी नहीं आ रहा था, चलो आप पहुंचे तो कहीं तक, उसके बाद अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको, दैट वाज द आइडिया। बट अगेन ओके, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो कायदे से देखो ना, ये सारे जितने भी मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ये आपके 10th के लेवल के नॉलेज पे क्रैक होने वाले सवाल हैं, 10th के लेवल के नॉलेज पे क्रैक होने वाले सवाल हैं। ठीक है, यहां पे कोई हाई फंडू डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है। ठीक है, डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो आपका भाई साहब एक मिरर है जिसको आपने हैंग कर दिया है ऐसे। ठीक है, इसका विड्थ कितना है भाई साहब, डी। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट बी है जो लाइट सोर्स है। ठीक है, अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस। तो यहां पे देखो 2L का डिस्टेंस है और एक भाई साहब बंदा चालू किया मतलब चलने को। ठीक है, क्लियर है, दिस पर्सन इज वॉकिंग अलोंग दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस मिरर। क्लियर, ठीक है, ओके। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द मिरर। तो कहां तक ये अपना इमेज देख पाएगा, अपना नहीं, इस लाइट सोर्स का इमेज देख पाएगा। ठीक है, इस लाइट सोर्स का रिफ्लेक्शन देख पाएगा, कहां तक, किस डिस्टेंस तक ये चले कि ये लाइट सोर्स का इमेज देख पाए। आर वी क्लियर विद द क्वेश्चन। एक मिरर है, इसको सस्पेंड कर दिया गया यहां पे, इसके बराबर बीचों बीच पे एक लाइट सोर्स है और आप चल रहे हो एक पैरेलल लाइन पे, कहां से कहां तक चलोगे कि इस पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन है वो आप देख पाओ। दिस इज द क्वेश्चन, इज इट क्लियर। ठीक है, हाँ, यहां पे आपको दे दिया गया है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 2L, ये वाला डिस्टेंस कितना है L, और ये मिरर का जो लेंथ है वो है D। दीज आर द मैट्रिक्स व्हिच हैव बीन गिवन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। चलिए अभी हम इसको देखते हैं, यहां सब जो कुछ भी लिखा है वो उसको थोड़ा सा अलग रखो। यहां पे इस चीज को देखो, लेट्स से द पर्सन हैज स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, अभी द पर्सन जब यहां पे है, देखो लेट्स से P डैश पे है, ठीक है, और ये पर्सन चला Q डैश तक। ठीक है, यहां पे लाइट सोर्स है एकदम कोने पे, एकदम मिरर के एकदम कोने पे। ठीक है, इस पॉइंट सोर्स से ये हमने एक रे ड्रॉ किया, यही मैक्सिमम है ना भाई साहब, इसके आगे तो भाई साहब रे इसको छोड़कर चला जाएगा। तो आपसे पूछा है कि कहां तक ये बंदा चले ताकि इसको भाई साहब ये जो बी पॉइंट का जो इमेज है वो उसको दिखे। तो इसका मतलब ये वाले रे को अगर हमने कनेक्ट किया और ये इसको रिफ्लेक्ट करवाया तो यहां तक इसको ये इमेज दिखेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली, जैसे यहां से, जैसे पर्सन अगर यहां पे है, ये बी है, ये बी से रे निकला और रिफ्लेक्ट होके इसके पास गया, दिस इज द मैक्सिमम। जो कोने हैं इसके एम और एन, इस पे बी का रिफ्लेक्शन होते हुए यहां तक पहुंचा, एन पे बी का रिफ्लेक्शन होते हुए यहां तक पहुंचा। सो ये वाला जो लेंथ है P डैश Q डैश, दैट विल बी द लेंथ अलोंग विच द पर्सन विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स बी इन द मिरर। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। अभी यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो इधर, यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो इधर। ठीक है, ये वाला अगर थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अभी आप बोलोगे भाई साहब दोनों थीटा कैसे ले रहे हो, हाउ हाउ आर वी टेकिंग दिस एज थीटा? बोला बोला जल्दी बोला भाई साहब, ये वाला अगर मैंने थीटा लिया तो ये वाला भी थीटा होगा, अगर इसको थीटा लिया तो ये वाला भी थीटा होगा। लेकिन ये तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दोनों को ही आप इसको थीटा ले ही कैसे रहे हो, हाउ? कुछ भी ले सकते हैं। अरे तुम आज भाई साहब, अरे चलो ये वाला कुछ भी लिया तुमने थीटा, तुम आज कुछ और ही चबा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। ठीक है, थीटा और ये थीटा हुआ। ठीक है, वाई
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं पूछ रहा हूं यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये थीटा और ये थीटा क्यों बराबर होगा? अच्छा जी, समझे भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत कायदे से अगर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल फिगर है, सिंपल एक सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, आपको फिजिक्स में बहुत भारी भरकम ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रूफ्स आप नहीं संभाल पाते, कहां ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स लाएंगे। ठीक है, तो ये आपका थीटा है। ठीक है, ये वाला अगर आपका भाई साहब थीटा है तो ये वाला भी आपका थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, व्हाई विल दिस हैपन? क्योंकि सिमेट्री है। देखो इंसान यहां से यहां तक चल रहा है, ये प्रॉपर सिमेट्री है। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला देखो, ये वाला एंगल जो है, अगर ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल बराबर होगा तो ऑब्वियसली बात होगी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर ही होगा। ठीक है, ओके। इसमें अगर आप अलग तरीके से देखोगे तो देखो यहां से लेकर वो यहां तक चला है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो लेंथ है, देखो ये वाला लेंथ बराबर है, दिस लेंथ इज इक्वल। ठीक है, ओके, ये लेंथ भी आपका सिमेट्री के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो कायदे से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो अगर ये दोनों भाई साहब आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, लेकिन इसको प्रूफ में दिखाना नहीं है आपको, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके वजह से ये थीटा और ये थीटा हो गया। अभी ये थीटा और ये थीटा हो गया तो ऑब्वियसली ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे हम देखो ये वाला जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज बेसिकली हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, ये 90 डिग्री है। सो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई साहब। अगर हम देखेंगे ये वाला जो आपका बन रहा है, इट इज व्हाट, अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। फ्रॉम ज्योमेट्री आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो सी डी की वैल्यू कितनी होगी, ये जो सी डी की वैल्यू है, देखो ये वाला जो सी डी है, दिस विल बी इक्वल टू सी डैश डी डैश। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो भाई साहब, क्या जाता है, यहां से एक इसको ऐसे पैरेलल लाइन लेकर जा रहे हो, ये वाला आपका भाई साहब प्रॉपर लाइन है जहां पे वो बंदा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जो इन दोनों लाइंस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अभी ये सी डी या एम एन और सी डैश डी डैश सब बराबर। ठीक है, ओके। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो एम एन की वैल्यू है दैट इज डी, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया भाई साहब। तो मतलब आपको एक्चुअली में क्या निकालना है, इसको सोचिए, ये पी डैश क्यू डैश की लेंथ निकालनी है। ये बंदा जो चल रहा है उसको ये इमेज दिख रहा है कितने डिस्टेंस तक, तो ऑब्वियसली ये जो पी डैश क्यू डैश है उसका इतना हिस्सा तो आप निकाल चुके डी। अभी आपको भाई साहब पी डैश डी डैश निकालना है या सी डैश क्यू डैश निकालना है। एक को भी निकालेंगे तो दूसरा का वैल्यू वही आ जाएगा, क्योंकि ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे आते हैं अब हम बी डी। ठीक है, आप बी डी इज इक्वल टू, ओके चलिए ये वाले दो ट्राइंगल्स देख लो भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, थीटा थीटा 90 90, और भाई साहब कॉमन एक साइड, तो ए एस एंगल एंगल साइड। ठीक है, क्लियर है? ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल नॉर्मल 90 90 और एक साइड कॉमन, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला और ये वाला भाई साहब आपका बराबर। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब ये वाला और ये वाला बराबर। अभी बी डी की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, तो ये कितना होगा भाई साहब, डी बाई 2 होगा, क्योंकि आपका सी डी कितना है, डी। ये वाला भी कितना होगा, डी बाई 2, तो ये वाला कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, डी बाई 2। नहीं, डी सुना हमने, ना 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 ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, डी बाई 2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डी बाई 2, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, डी बाई 2। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो, कौन सा, ये एन डी पी और ये एन डी डैश पी डैश। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने जिसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है, आपके दो एंगल्स अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स के बराबर हो तो बाकी सारे साइड्स आपके प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी भाई साहब। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में ये 90, ये भी 90 और ये वाला एंगल आपका कॉमन। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल दैट इज एन डी पी इज सिमिलर टू एन डी डैश पी डैश। हाउ, ए टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए भाई साहब अभी अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे, एन डी, ठीक है, एन डी बाई डी पी, एन डी बाई डी पी विल बी इक्वल टू, ठीक है, अपन एन डी बाई डी पी को क्या बोल सकते हैं, बोलो, एन डी डैश बाई
डी डैश पी डैश, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। एन डी बाई डी पी, तो एन डी है यहां पे, कितना है एन डी, एल, ठीक है, और डीपी आपने कितना निकाला भाई साहब, डी बाई टू, डीपी हो गया डी बाई टू इज इक्वल टू एन डी डैश, एन डी डैश कितना हो गया भाई साहब आपका 2l, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2l। डी डैश पी डैश कितना हो गया, नहीं मालूम, अरे नहीं मालूम है भाई साहब, वही तो निकालना है, ठीक है। चलिए, तो डी डैश पी डैश, तो ये एल मर गया, ठीक है, तो अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डी डैश पी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एल बाई टू, समझ में आता, कैंसलम, तो आपका डी डैश पी डैश का वैल्यू कितना हो गया, एल, हाँ अच्छा सॉरी, आपका डी बाई टू इंटू टू ना, सॉरी डी बाई टू, तो ये हो गया आपका डी डैश पी डैश हो गया आपका डी, ठीक है। सो ये वाला साइड भाई साहब कितना हो गया, डी, तो क्योंकि ये एंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, डी, तो इसका मतलब ये कितना चलेगा भाई साहब, 3D, तो मतलब उसका जो लेंथ है डी, उसका 3D लेंथ ये चलेगा, तब तक उसको दिखेगा इसका इमेज, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज 3D, क्लियर, आर वी क्लियर अमॉन दिस वन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, अभी देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट O इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ये आपका एक प्लेन मिरर है M डैश, ये ऑब्जेक्ट O को आपने यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, द इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर MM डैश, द लाइन MOP मेक्स एन एंगल थीटा, तो आपका भाई साहब ये MOP जो लाइन है इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है विद द मिरर, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री विद द मिरर, ठीक है। एन ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अलोंग द लाइन APB, तो आपका भाई साहब ये ऑब्जर्वर है जो इस लाइन पे वॉक कर रहा है, ठीक है, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ हिज पाथ अलोंग APB इन विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको भाई साहब कब तक इस इमेज को देखने मिलेगा, ठीक है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, गिवन MO की वैल्यू कितनी है, MO की वैल्यू है D, MP की वैल्यू भाई साहब कितनी है, MP की वैल्यू है 2D, एंड लेंथ ऑफ द मिरर L, लेंथ ऑफ द मिरर भाई साहब यहां पे कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द मिरर इज L, लेंथ ऑफ द मिरर इज L, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। फॉर द लेंथ ऑफ अ पाथ ऑफ लाइन AB लेट अस कंसीडर 2 रेज फ्रॉम O, तो आपका भाई साहब ये वाला लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, AP का लेंथ कैलकुलेट करना है, AB का लेंथ, ठीक है, तो आप दो रेज को ले लीजिए और दोनों भी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक रे निकला इधर से टुड़ुंग और ये गया रिफ्लेक्ट होते हुए इधर, ठीक है, इसको आप पीछे खींच लोगे तो यहां पे एक इमेज दिखेगा आपको, ठीक है, ओके। इस रे ऑफ लाइट को एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाओ, जो पहले वाले सवाल में किया था, इसके पिछले वाले वही कर रहे हैं हम, यहां पे वो वाला मिरर आपका ऐसे था परपेंडिकुलर, यहां पे स्लांटिंग में है, ठीक है, तो वही एक्सट्रीम पे लेकर जाओगे तो यहां पे एक नॉर्मल डालो और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम एंगल्स का कैलकुलेशन करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला भाई साहब कितना है, दिस एंगल, यहाँ पे ये गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डाला है, ध्यान से देखो, ये कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है, इधर इस सरफेस पे आपने नॉर्मल डाला है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई साहब 90, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, यहां पे ये गया ऐसे, ये हो गया आपका 60, ये तो दिया ही हुआ है, ये कितना है भाई साहब 90, तो बच्चा भाड़ी ये कितना होगा 30, ठीक है, ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो जाएगा 60, क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी गेटिंग दिस, आपने इस मिरर के M डैश पॉइंट में एक नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री रखेगा, तो ये वाला हो गया 90 डिग्री का। अभी हम इस ट्रायंगल में अगर आते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका 90 डिग्री का हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री का, और ये हो जाएगा आपका ऑब्वियसली 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का होता है तो ऑब्वियसली ये कितने का हो जाएगा 60 का, मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 का, ठीक है, मतलब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का हो जाएगा 60 का। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब, अभी अगर हमने यहां से एक नॉर्मल डाल दिया इधर, अगर हमने नॉर्मल डाल दिया इधर, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इस तरह से आपने नॉर्मल डाला है, तो ये आपका 30 का हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे 60, देखो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं भाई साहब, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं बोलो, ठीक है, ये आपका 90 है, एक कॉमन साइड है, और ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आपने नॉर्मल डाला है बीच में, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, देखो ये वाला एंगल, देखो दिस, ये वाला एंगल कितने का है भाई साहब 60 का, आपने इसमें नॉर्मल डाला है तो ये वाला कितने का होगा 90 का, अगर ये 90 का होगा तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 30 का,
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो गया 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का हो जाएगा 30। नाउ दिस इज रीचिंग बी डैश। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपको बी डैश से लेकर ए डैश की जर्नी तय करनी है। इतने टाइम तक या इतने लेने तक इस बंदे को भाई साहब यहां पे इसका दिखाई देगा, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका इमेज इस मिरर पे दिखाई देगा, क्योंकि आपने दोनों ही केसेस में क्या लिया हुआ है, एक्सट्रीम पॉइंट्स को लिया हुआ है, एम डैश और एम, इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को लिया हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो टिल द टाइम द पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम बी डैश टू ए डैश, he will be able to see the image of the object which is placed at O. ठीक है, because both these cases which you have taken are taken from the extreme points in the mirror, that is M and M dash. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, ओके, चलिए अभी हम आते हैं। तो ये वाला देखो, ये हो गया L, ये वाला है भाई साहब आपका 60 डिग्री। तो आपको इन 3 स्लॉट्स में निकालने हैं भाई साहब क्या डिस्टेंस। ठीक है, और अब की बार नहीं, अब की बार जो भी सरकार, ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका ए सी और आपका पी बी डैश और ये हो गया आपका भाई साहब सी पी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इन तीनों को ऐड करना है। इसके पहले वाले में क्या था, आपका ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर था, लेकिन इस बार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार स्लांटिंग है, तो दिख ही रहा है भाई साहब ये स्लांटिंग है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, सी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट बोला हाय अनन्या, सी पी की वैल्यू जल्दी, अरे आज ही बोलना है भाई साहब। अनुष्का भाई साहब जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, डी क्या है? तुम यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टुडे। मैं क्या, डी क्या है? डी क्या है? क्या है डी? सीपी का डिस्टेंस। डी डी है क्या? डी तो ये है, तो सीपी भी डी है। मैं पूछ रहा हूं ये सीपी का डिस्टेंस क्या है? यू आर नॉट इन योर सेंसेस टुडे, आई कैन प्रूव इट। अरे रे 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 भाई साहब, ये डी क्या है? डी क्या है? ये ओ से एम का डिस्टेंस है भाई साहब, तो कहां से डी ठूस रहे हो तुम उसमें? ये वाला डिस्टेंस डी है, तुम कैसे बता रहे हो कि ये डी है? ना 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 ना, ऐसे कहां से ऐसे लग रहा है? ये डी है ये, तो ये कहां से डी हो गया? टेम्परेचर चेक करो भाई साहब इनका, मेरे पास था वो जरा क्या। भाई साहब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, अरे मैं बोल रहा हूं ये डी है बच्चा, तो भाई साहब ये कहां से डी हो जाएगा? तू यू आर टोटली आउट ऑफ, कुछ हो गया है भाई साहब आज, है ना? वो है ना? ठीक है, ओके भाई साहब ये वाला ट्रायंगल ले लो भाई साहब, ये ट्रायंगल ले लो। डिप्रेशन में है, होना चाहिए, दैट्स ओके। मैं तो पिछले 20 साल से डिप्रेशन में हूँ भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रेशन इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे नामुमकिन लोग बोलते रहते हैं डिप्रेशन इज बैड फॉर, डिप्रेशन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। मेरा हेल्थ में कुछ खराबी दिख रहा है क्या? जो एज है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फोन तो निकलेगा, लेकिन दैट्स ओके। ओके, ये हो गया भाई साहब हेल्थ। मेरा डिप्रेशन दूसरे लेवल का है। जब सुबह सुबह खाना खाता हूँ ना, मैं बंगाली फैमिली से हूँ, और एक बंगाली ना सुबह उठ के सोचता है कि वो सारा दिन क्या खाएगा, और मेरे को खाने से ही नफरत हो गई है भाई साहब। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार ये निवाला मैं ले रहा हूँ, इसको किसी किसान ने तपती हुई धूप में भाई साहब बनाया होगा, मेरी माँ ने या मेरी बीवी ने भाई साहब इसको चूल्हे के पास 1.5 घंटे से पकाया होगा, और मैं इसको 5 मिनट में निपटा रहा हूँ। हर रोज हर मील में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं वेजिटेरियन हूँ, पनीर खाता हूँ भाई साहब, किसी बछड़े के मुंह से वो दूध छीन कर उसमें नींबू निचोड़ कर वो पनीर बनाया गया है, और उसको मैं ठूस रहा हूँ भाई साहब। वाह, 40 का हो गया हूँ, 40 प्लस हो गया हूँ। अगले 4-5 मतलब पता नहीं कितने दिनों में कुछ लोग भाई साहब चारपाई पे बैठाएंगे, लेटाएंगे और झोंक देंगे भाई साहब 500 डिग्री सेंटीग्रेड में। कहानी खत्म। 70 किलो का 5 किलो की राख निकलेगी, और ठूसने का कार्यक्रम भाई साहब चालू है। ये मेरा डिप्रेशन है भाई साहब। इस डिप्रेशन से कैसे निकले? आपके पास कोई चारा है? नहीं।
आपका डिप्रेशन इगोइस्टिक डिप्रेशन होता है। अरे उसने मेरे को भाव नहीं दिया, अरे वो मेरे को छोड़कर चली गई, मेरा डिप्रेशन ये है। और इस डिप्रेशन से मैं 20 साल से नहीं निकल पा रहा हूं। रोज खाने के टेबल में मैं यही सोचता हूं, रोज। और ये सच है, हकीकत है, रोज मैं यही सोचता हूं। तो कभी अगर आपको लगे ना कि अपनी ईगो का पैसा वैसे कत्लेआम करना है, यू नो whom टू कॉल। एक नंबर डायल करना है आपको, कॉल मी एनी टाइम। आपके ईगो को पैसा ऐसे 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 स्लाइस कर दूंगा मैं, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। आपके ज्यादा करके डिप्रेशन इगोइस्टिक होते हैं। आप अपने ईगो को, मैं तो ईगोइस्टिक मतलब काट रहा हूं ना अपने ईगो को। मैं ऐसे मतलब कहीं भी गलती से आईने के सामने खड़ा भी हो गया तो वही प्रश्न आता है, तू फिर से खड़ा हो गया, रात को इतने लोग चल बसे, तू अभी भी जिंदा है। ऐसे ही आता है। ये आसमान, बरसात, धूप, पक्षी, पेड़ पौधे कितना ही कुछ दे रहे, और हम क्या दे रहे हैं? रोज सुबह 10 बजे मेरे घर पे एक कॉलिंग बेल बजेगा और कचरे का डब्बा ले भाई। दिस इज व्हाट आई हैव टू गिव बैक टू नेचर। और जो मतलब बाथरूम में हो रहा है कार्यक्रम, उसका तो हिसाब ही नहीं है। आप सोचिए, दे क्या रहे हैं? आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, आप क्या, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं। दिस इज व्हाट आई हैव टू रिटर्न, राइट? व्हाट अ डिस्गस्टिंग एंड मिजरेबल लाइफ, डिस्गस्टिंग एज इट इज। ये है मेरा डिप्रेशन। कभी बैठिए तो और विस्तार से बताएंगे। ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका 30 डिग्रीज, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस वैल्यू? ये हो गया एल, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। अरे भाई साहब ये वाला डी है, वो वाला डी कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब एल। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब बताइए? एम डैश ओ अपॉन एम एम डैश। ठीक है, ये हो गया कितना भाई साहब? साइन 60। टैन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन टैन से तुम्हारा सीडी नहीं निकलेगा। ध्यान से देखो, यहां पे तुमको निकालना क्या है? सीपी। तो सीपी कब निकलेगा? जब तुम एमओ को निकालो, और एमओ तुम्हारा साइन 60 लेगा। टैन से कैसे निकालोगे? देखो, टैन से मतलब ये अपॉन डी इज इक्वल टू टैन 60 ऐसा लिख रहे हो ना। चलिए एल, देखो तुम्हारा आंसर एल और डी में आना चाहिए, जो तुम्हारे गिवन वेरिएबल्स है। आपके पेपर चेकिंग में भी मैंने आपको बहुत बार पॉइंट किया है कि आपके आंसर अक्सर जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं उस पे नहीं होते हैं, और आपके मार्क्स जाएंगे डूबेंगे ही भाई साहब। जो वेरिएबल्स आपके गिवन है उस पे ही आपके आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, सो फार एज आई एम कैलकुलेटिंग विथ एल और डी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यस, डी से भी आप यूज कर सकते हैं। आप कुछ बोलने वाले? हाँ, एल इज इक्वल टू 2d। यस आई नो दैट, उसको अपन लगाएंगे बाद में। ठीक है, तो यहां पे एल या डी या इस पे आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ज्यादा करके मैंने आपको उस दिन फीडबैक भी दिया है आपके पेपर चेकिंग पे। आप देखो बहुत सारे वेरिएबल्स आप ऐसे ही ले रहे हो जो आपने अज्यूम तो किया है, शायद फॉर्मूला भी आपने सही लिखा है, लेकिन वो वेरिएबल सवाल में दिया ही नहीं हुआ है। अगर आप उसको आंसर फाइनल मानोगे तो भाई साहब मार्क्स जाएंगे। ठीक है, खैर ओके। तो आपका भाई साहब चलिए साइंस, मैं यहाँ पे एम डैश ओ ले रहा हूं अपॉन एम एम डैश, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 60। कैन बी राइट दिस? ठीक है, तो चलिए भाई साहब एम डैश ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम एम डैश, और ये हो गया आपका साइन 60। एम एम डैश की वैल्यू कितनी हो गई? एल। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। चलिए भाई साहब √3/2, तो अगर एल की जगह पे 2d लिखना है, लिख लो भाई साहब। तो एम डैश ओ की वैल्यू कितनी हो गई? 2d √3/2। कैंसलम, तो ये हो गया आपका √3d। एम डैश ओ की वैल्यू हो गई √3d। क्या ये समझ में आ रहा है? √3d। तो आपका सी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3d। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया। अभी हम इस पे आते हैं भाई साहब। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल पे, या इस वाले ट्रायंगल पे भी आना है तो जा लो। तो आपका सीपी तो निकल गया, अभी आपको एसी और यहाँ पे पीबी डैश निकालना है। ठीक है, एसी को अगर आपको निकालना है तो आपका देखो ये वाला वैल्यू कितना है? 30। कैसे आया भाई साहब 30? आप देखो यहाँ पे, इसको आपने नॉर्मल लिया था, ये 90 है, तो आपके इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाला ग्रेजिंग एंगल आपका कितना है? 30 का। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? 60 का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 60 का। तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 30 ग्रेजिंग एंगल। ऐसे चलो, ठीक है, ये भाई साहब आपका क्या है? ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या है? ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, वैसे ही ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 है, तो ये वाला भी आपका 30 हो जाएगा। अभी आते हैं इस पे भाई साहब। ठीक है, ओके, अभी इस ट्रायंगल पे देखो,
देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस कितना है d, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2d, तो भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, तो मतलब मेरा m डैश c जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज d। क्लियर है? ओके, अभी यहां पे हमको tan ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको यहां पे हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम। ठीक है, सो अगर हम बोलते हैं यहां पे tan 30 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ये tan 30 की वैल्यू हो जाएगी a डैश c अपॉन m डैश c। समझ में आता हूं? ठीक है, a डैश c की वैल्यू हमको निकालनी है, तो m डैश c इंटू tan 30 इज इक्वल टू a डैश c। m डैश c की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे, m डैश c ये है ना भाई साहब, m डैश c दैट विल बी 2d माइनस d, तो ये हो गया d इंटू tan 30 मतलब कितना हो गया 1 बाई अंडर रूट 3, तो ये हो गया भाई साहब d बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, हाँ d बाई अंडर रूट 3, तो ये हो गया आपका d बाई अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, या तो अंडर रूट d बाई अंडर रूट 3 लिख लो, या तो इसको अंडर रूट 3 से, तो यहां पे हो गया आपका अंडर रूट 3d और ये हो गया आपका 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एडिशन करना है तो आपको आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपको सर्ड फ्री रखना है, मतलब आपका स्क्वायर रूट फ्री रखना है। ठीक है, ओके, इसमें आ जाते हैं भाई साहब अपन। ठीक है, ओके, तो आपने देखा कि ये वाला वैल्यू 60 है, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, p डैश b डैश अपॉन m p। ठीक है, तो p डैश b डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया tan 60, p डैश b डैश ये हो गया p डैश b डैश भाई साहब। ठीक है, एम पी की वैल्यू कितनी हो गई d और ये हो गया आपका 2d। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2d tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू हो गई भाई साहब रूट 3। ठीक है, तो p डैश b डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 अंडर रूट 3d। ठीक है, अभी इन तीनों को भाई साहब ऐड करना है। ठीक है, इसको अपन अंडर रूट 3 बाई, इसको अपन अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3d बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को बेसिकली ऐड करना है, समझ में आता हूं? ठीक है, तो कीजिए भाई साहब इसको ऐड, तो यहां पे ऐड करेंगे तो ये तो अभी अंडर रूट 3d बाई 3 प्लस अंडर रूट 3d प्लस ये हो गया 2 अंडर रूट 3d। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3, ये भाई साहब हो गया आपका डी। तो 6 7 8 9 1 10 10 अंडर रूट 3 बाई 3, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 बाई अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, डी 10 बाई अंडर रूट 3d, 10 बाई अंडर रूट 3d। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके, ये सब आपके ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हैं जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने रे डायग्राम्स के परफेक्शन और ज्योमेट्री के नॉलेज से इनको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको भारी भरकम प्रूफ नहीं करना है, जैसे इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना है या सिमिलैरिटी प्रूव नहीं करनी है। आप सीधा सीधा भाई साहब लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। SAS, SS या A ये सब आपको फिजिक्स में नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? ये अंडरस्टूड चीजें हैं। ओके, 2 लार्ज प्लेन मिरर्स MM1 एंड MM2 हो गया सबका? ये पेपर देते हैं, मजाक करते हैं मेरे। पास कर दीजिए। ओके, यहां पे भाई साहब देखो 2 मिरर्स हैं which are both inclined at an angle of 75 degree. Here an object O is placed. ठीक है, here an object O is placed. मैं आपको ये सारे सवाल इसलिए करा रहा हूं जी, पिन नहीं है दर। ठीक है, ये हो गया आपका 75 डिग्री, ये हो गया O, ये हो गया आपका M1M, ये हो गया आपका MM2। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो अभी आपका भाई साहब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, 2 प्लेन मिरर्स MM1 एंड MM2 आर अरेंज्ड एट 150 डिग्रीज एज शोन इन द फिगर। O is a point object and AB is along a line perpendicular to OP। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे ये OP है और ये आपका परपेंडिकुलर, तो OP और AB आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन AB on which 2 images of the point object O can be seen। तो आपके 2 इमेजेस यहाँ पे दिखने चाहिए। ठीक है, कैसे?
द इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म बाय बोथ द मिरर्स कैन बी सीन वेयर द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बोथ द इमेजेस। तो आपका देखो यहाँ पे ये ओ है, ठीक है। पहले हम इस मिरर को लेते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस मिरर, लेट्स टेक दिस मिरर, ठीक है। तो यहां पे आपने ओ से एक इंसिडेंट रे लिया, ये इधर गया, इसको भाई साहब पीछे लाया अगर आपने, तो यहां पे लेट्स से आपको I1 मिल रहा है, लेट्स से यू आर गेटिंग I1, ठीक है। इस I1 को भाई साहब आप यहां तक प्रोजेक्ट करो तो ये B डैश पे आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले मिरर को, अभी पहले वाले मिरर को ले लिया आपने, दूसरे वाले मिरर को ले लो, ये दूसरा वाला मिरर हो गया। देखो यहां पे आपका ये O है, ये ऐसा रिफ्लेक्ट होता हुआ भाई साहब इधर आया, ठीक है। आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो दिस विल बी बेसिकली मेकिंग दिस एंगल। अभी यहां पे आप बोल सकते हो कि अगर इस पॉइंट के लिए आपका फाई और फाई है तो इस पॉइंट के लिए भी फाई और फाई ही होगा, क्योंकि बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? और ये जो यहां से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल रहे हैं और ये वाला, तो ये आपका दोनों का सेम हो जाएगा। ये आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि इस एज से, क्योंकि दोनों भी सेम लेंथ के हैं और दोनों भी सेम इंक्लिनेशन पे है, ठीक है। टू लार्ज प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड एज शोन, ओ इज अ पॉइंट, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ AB। तो आपका भाई साहब कहां तक आपको ये AB मिरर दिखेगा? फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन AB ऑन विच द टू इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। तो ये दो इमेजेस को हम देख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे क्या दो इमेजेस का फॉर्म होना आपको समझ में आ रहा है? प्रस्थान कीजिए, दुनिया आपकी है भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपके दो इमेजेस बन रहे हैं, एक बन रहा है I1 और एक बन रहा है भाई साहब आपका I2। आप कहां तक ट्रैवल करके इन दोनों इमेजेस को देख पाएंगे, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम द रे डायग्राम इट इज क्लियर दैट द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू शुड बी A डैश B। देखो A डैश डैश और आपका भाई साहब B डैश और A डैश, ठीक है। एक आपका A डैश और ये होगा, और एक भाई साहब आपका ये वाला हो जाएगा, देखो A B डैश डैश। तो आपका ओवरलैपिंग रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा? ये आपका दोनों में भी आ जाएगा, PB दोनों में काउंट हो रहा है, 2PB डैश, ठीक है। ओके, तो A डैश B, A डैश डैश B, A डैश डैश और ये हो गया आपका B, ये वाला, ठीक है। और आपका भाई साहब यहाँ पे 2PB हो जाएगा। देखो ये जो PB है ये बार बार काउंट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो दिस विल बी काउंटेड ट्वाइस। अभी इसमें आते हैं, देखो PB डैश बाई MP, देखो PB डैश बाई MP, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू tan 30। कैसे 30? देखो यहां पे आपका, देखो समझो, यहां पे आपने ये वाला रे लिया हुआ ना, देखो ये कितना है एंगल? 75 का एंगल है, ठीक है। आपने अगर एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहां पे भाई साहब, नॉर्मल, तो ये होगा 90 का। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर ये 90 का होगा जिसमें से ये 75 का हो गया, तो ये वाला कितने का बचेगा? 15। समझ में आ रहा है? 90 माइनस 75 दैट विल बी 15। तो मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो जाएगा? ये देखो ये वाला रे आया भाई साहब, यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये 15 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये 15 और ये 15 समझ में आ रहा है? तो इस कार्यक्रम को निभाते हुए भाई साहब ये वाला टोटल एंगल कितने का हो जाएगा? 30। तो PB डैश अपॉन MP दिस विल बी इक्वल टू tan 60। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो PB डैश अपॉन MP, सॉरी tan 30, आई एम सॉरी, tan 30, 15 और 15 को ऐड करेंगे तो PB डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? MP tan 30। MP की वैल्यू कितनी है भाई साहब? MP की वैल्यू है D, ठीक है। सो दिस विल बी D tan 30, D इंटू 1 बाई √3, तो ये हो गया आपका D बाई √3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, तो आपका A डैश डैश और B ये कितना हो जाएगा भाई साहब? A डैश डैश B, देखो यहां पे ये वाला और ये वाला दोनों एक बार में आ रहा है, तो 2 इंटू D बाई √3, तो 2D बाई √3, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2D बाई √3, जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो कल देखो हमने ये पढ़ा था कि कैसे अगर हम किसी मिरर को रोटेट करते हैं, ठीक है, वेन एवर वी रोटेट अ मिरर बाय एन एंगल थीटा, सो द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल, मैं 100% बोल रहा हूं कि तू नहीं बोल पाएगा आज, यू आर इन सम डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। आए शाबाश, ठीक है, नहीं इधर 2 उंगलियां ऐसे नाच रही थी,
तो आपने बोला उसको देखकर 2 थीटा, ओ हाँ हाँ भाई साहब, भोलेपन का नाटक तुमसे ज्यादा और कौन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आपने भाई साहब क्या किया है, अगर आपने एक मिरर को रोटेट किया है बाय एन एंगल थीटा, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, बाय एन एंगल 2 थीटा। इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, वी हैव डन दिस यस्टरडे। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे डेल्टा या डेविएशन हो गया आपका 2 थीटा। नाउ अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठीक है। आपका देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स टू एन एंगल 2 थीटा इन द सेम सेंस एज द मिरर रोटेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जिस डायरेक्शन में आपका मिरर रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा। If the mirror is rotating by an angle theta in a particular direction, the reflected ray rotates in an angle 2 theta in the same direction. In the same direction, ठीक है? Okay. The angular velocity and angular acceleration. तो angular velocity क्या होती है भाई साहब? देखो यहाँ पे reflected ray भाई साहब कितने से घूम रहा है? 2 थीटा से, ठीक है। मिरर आपका घूम रहा है भाई साहब अगर थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रहा है? 2 थीटा से। तो angular velocity of reflected ray will be equal to twice of angular velocity of the mirror। भाई साहब देखो, अरे भाई साहब देखो, ये आपका लेट्स से थीटा है, मिरर का थीटा एम हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे का कितना हो जाएगा भाई साहब? ट्वाइस ऑफ थीटा एम, है कि नहीं? रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कितना होगा? ट्वाइस ऑफ थीटा एम, ठीक है। थीटा एम बाई टी इसको कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी होती है मतलब ये देखो, आपका कोई चीज अगर हम घुमा रहे हैं तो किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है, डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो आपका भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहां हो जाएगा? रे बोलो ना, बोलो। दिस विल बी 2 थीटा एम बाई टी। उसी टाइम पे इतना घूम गया ये, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एम। तो अगर भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर इज एम, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू एम। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी भाई साहब ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम चीज भाई साहब, ठीक है। आपका ट्वाइस का ही रेशियो है तो ये रेशियो आगे बढ़ता जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ए भी क्या हो जाएगा? 2 ऑफ अल्फा एम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इफ अगर हमने मिरर को फिक्स कर दिया और इंसिडेंट रे को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, यहां पे तो आपने इंसिडेंट रे को वही रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया है, आप मिरर को रोटेट करा रहे हैं। अगर आपने मिरर को फिक्स रखा है लेकिन इंसिडेंट रे को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, इफ मिरर इज फिक्स एंड इंसिडेंट रे रोटेट्स, तो डब्ल्यू आर अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे भाई साहब दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा आर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, इसीलिए ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, जैसे यहां पे देखो सवाल दिया हुआ है, एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कभी भी इसको इंसिडेंट एंगल मत मान लेना, ये ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, तो ये ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 30, या इसको 60 मानोगे, इसको 60 मानोगे, सिंपल, ठीक है, ओके। एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट द प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपको पूछा है कि भाई साहब ये वाला जो रे है, तो आप इसको किस, मतलब इसको आप घुमा रहे हैं, भाई साहब इस मिरर को घुमा रहे हैं, तो कितने ही एंगल पे आप इसको घुमाएंगे, ठीक है, एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। दिस इज द मिरर, व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मस्ट द प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपका जो ये इंसिडेंट रे है ये वर्टिकली अपवर्ड्स चला जाए। समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? मतलब आपने इंसिडेंट रे या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं की है, आप मिरर को घुमा रहे हैं बाय एन एंगल थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो यहां पे भाई साहब टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे स्टे वर्टिकल, अगर हमने भाई साहब, चलो समझ लो भाई साहब हमने इसको थीटा एंगल से घुमाया, ठीक है, तो अगर इसको वर्टिकल रखना है, ये वाला एंगल कितना था भाई साहब आपका? देखो ध्यान से, अभी आप जब यहां पे थे
तो ये कितना था 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे ये रे आ रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था 30, यहां पे भाई साहब ये रे आ रहा है देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना था 30, तो मतलब अभी भी ये वाला रे हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बनाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल को हमने इसके पैरेलल लिया है ना, इसके पैरेलल है, तो अभी भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बनाएगा। ओके, अगर मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला देखो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका यहां पे हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, ये आपका रे आ रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। अगर आपने भाई साहब यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 का, ठीक है, 90 का एंगल हो जाएगा। ओके, तो आपका बताओ यहां पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 आएगा। समझ में आ रहा है, ये अगर 30 होगा तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बी 30। ओके, तो इसका मतलब अगर मुझे यहां पे नॉर्मल इसको निकालना है तो ये आपका 30 + 30 और इसको आप 30 कर दोगे तो 30 30 आपका क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली 90, ठीक है। टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल इट शुड बी रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक है। आपके रिफ्लेक्टेड रे को अगर वर्टिकल रखना है, ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे इट हैज टू बी रोटेटेड विद एन एंगल ऑफ, तो आप देख लो भाई साहब यहाँ पे देखो आपने क्या देखा है कि अगर आपने किसी एंगल को किसी मिरर को थीटा से रोटेट किया है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होता है 2 थीटा से। आपको भाई साहब यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब आपका पहले यहाँ पे क्या था, दिस विल बी मूविंग लाइक दिस, अभी क्या हो रहा है वैसे इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपका अभी एंगल कितना हो गया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्रीज। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, यहां पे कितना था भाई साहब 60, अभी कितना बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे, अभी कितना बना रहा है 30, ठीक है। आपका भाई साहब रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो गया है 30 हो गया है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस विल बेसिकली आपका पहले कितना था 60, तो अभी कितना हो गया है भाई साहब 30, तो आपने इसको कितने से घुमाना है, ठीक है 30 से घुमाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। सिंपल फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी इससे आ जाएगा ये, अगर इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप नहीं बना रहे, सिंपल अगर आप देखेंगे कि अगर किसी मिरर को हम एक पर्टिकुलर थीटा एंगल से घुमाते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे भाई साहब 2 थीटा से घूम जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से भी आपका 30 आ जाएगा। कोनो डाउट नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब, जाइए अय्याशी कीजिए लाइफ में।